हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास विस्टा जहाँ पे हम करने वाले हैं क्लास 12 आसाम स्टेट बोर्ड की क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आज के एग्जाम का मतलब केमिस्ट्री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हम लोग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन के एनालिसिस देखेंगे, फिर सॉल्यूशंस निकालेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस का मतलब मैं पूरा सॉल्यूशंस नहीं करूँगा, लेकिन कैसे करना है सॉल्व ये सब मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। जो जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो जो मेरे लास्ट वीडियो मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले वीडियो से जो जो इस बार भी आया है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देखा था वो सब भी हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। मतलब न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में से भी बहुत कुछ कॉमन आया है, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। मैं आशा करता हूँ बिफोर गोइंग इनटू दिस एनालिसिस मैं ये होप लगा के बैठा हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने बहुत सारा आंसर्स लिखा है, बहुत मतलब जितना भी आंसर्स लिखा है करेक्ट लिखा है और तुम लोग बहुत अच्छे मार्क्स कैरी कर पाओगे। मैंने ओवरऑल जितना क्वेश्चन पेपर अभी तक देखा है, जब मैं ये पीपीटी बना रहा था इस लेक्चर का, तब मैंने देखा कि अराउंड 40 टू 45 मार्क्स का कॉमन आया है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली जो सजेशंस था उससे ही 40 टू 45 मार्क्स का कॉमन आया है। क्यों इस बार थोड़ा सा कम आया है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने अच्छे से टॉपिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो दिस नंबर विल इंक्रीज लाइक 45 टू 55 तक ये इंक्रीज कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा कुछ आया है जो टॉपिक से आया है, डायरेक्टली मेरे सजेशन से नहीं आया, लेकिन जो मैंने टॉपिक सजेस्ट किया था वहाँ से आया है। ठीक है, तो मैं कंजर्वेटिवली मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि 40 टू 45 मार्क्स कॉमन आया है। और क्यों आया है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना कम है एज कम्पेयर टू द अदर वीडियोस या अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो थोड़ा आराम से बैठो, आराम से चिल करो, क्योंकि तुम लोगों का एग्जाम्स हो गया है ख़त्म। यानी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ही तुम लोगों का लास्ट था। तो चलो अभी बिना किसी देरी के ये एनालिसिस वाला वीडियो शुरू करते हैं। एंड आराम से तुम लोग देखो और देख लो कि कैसा गया तुम लोगों का एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो चलो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कितना पोर्शन आया है डिफरेंट कैटेगरीज से, मतलब ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक से कितना आया है। ऑर्गेनिक से मैंने काउंट किया है कि 33 मार्क्स के अराउंड आया है। 33 मार्क्स के अराउंड मतलब 47% आया था। ठीक है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के एनालिसिस वाले वीडियो में भी बोला था कि अराउंड 40 टू 45% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। सो अराउंड 47% आया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आया है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स। ठीक है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री आया है 23 मार्क्स का, यानी 33% पकड़ के चलो, 23 मार्क्स का आया है। ठीक है, नॉर्मल 30% ही आता है तो फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार थोड़ा कम आया था, मैंने बोला कि था कि 20 टू 25% आता है, लेकिन इस बार डायरेक्टली 20% ही आया है, मतलब 14 मार्क्स के अराउंड आया है। ठीक है, 14 मार्क्स के अराउंड आया है इनऑर्गेनिक से। तो इनऑर्गेनिक से इतना भी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कितना मतलब क्वेश्चन पेपर कैसा था, ईजी, मॉडरेट या हार्ड। सो दिस क्वेश्चन पेपर वॉज मॉडरेट। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर वॉज 55 टू 60% ऑफ द वॉज मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट क्योंकि जो स्टैंडर्ड जो कन्वर्जन्स था, ठीक है, सैनमेयर रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, इसके बारे में पूछा था। बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजंस पूछा था, बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा था। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा था, बहुत सारा कुछ। लेकिन थोड़ा सा इन द टफर रेंज में ही था क्वेश्चन। ठीक है, उतना भी इजी नहीं था, हाँ इतना भी हार्ड भी नहीं था। हार्ड में सिर्फ कुछ जो ऑर्गेनिक का वर्ड प्रॉब्लम था, मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा मतलब हार्ड था। ठीक है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म्स कुछ पूछा था, वो भी थोड़ा सा मैंने हार्ड के कैटेगरी में ही रखा। और कुछ लॉग एंटी लॉग वैल्यू को लेके जो जो जितना भी मतलब न्यूमेरिकल्स था उसको भी मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा, जो नॉस्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चंस था। सो अराउंड 15 टू 20% ऑफ इट वाज हार्ड, 15 टू 20% ऑफ इट वाज हार्ड। एंड बाकी इजी क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो पेप्टाइड लिंकेज वगैरह, राउल्स लॉ, स्टैंडर्ड एग्जांपल मतलब आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल वगैरह, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था उसको मैंने इजी की तरह रखा, इजी में रखा। तो इट वाज अराउंड 20 टू 25% ऑफ इट वाज इजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये ग्राफिकल एनालिसिस करते रहे कि ऊपर ऊपर से देखते रहे। अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ जाएंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चंस आया और इसका सॉल्यूशंस कैसे कैसे करना था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये था हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन की गिवन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन बहुत कुछ तुम लोग बोल सकते हो, हम ज़्यादा जो कॉमन है वो है मर्क्यूरी का एमलगम। मर्क्यूरी का एमलगम, मर्क्यूरी एमलगम विथ एनीथिंग तुम बोल सकते हो, मतलब एच मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी इन गोल्ड बोल सकते हो, सोडियम बोल सकते हो, सिल्वर बोल सकते हो, इन एनीथिंग, इससे में कुछ भी लिखने से भी ये सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल बन जाता। फिर और भी तुम लोग बोल सकते हो जिस जिसमें
जिस जिस सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है वहाँ पे भी लिक्विड ट्रैप रहता है, इसलिए वो भी बोल सकते हो, अगर वो भी लिखा है तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग पावर, याद रखना कि जितना लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, मतलब लोअर रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही, जितना लो होगा उतना ही उसका रिड्यूसिंग पावर हाई होगा। ग्रेटर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, मतलब इनवर्स रिलेशन है, ये सिर्फ याद रखना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फर्स्ट फ्लो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये मैंगनीज का होता है क्योंकि वो +7 दिखाता है, अप टू +7 तक जाता है, +2 +5 करके +7 तक जाता है। सो मैंगनीज विल बी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से। ठीक है, करेक्ट आंसर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब शेप कैसा है, शेप कैसा है। ठीक है, तो शेप ये होगा, क्योंकि DsP2 है तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर, इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। व्हाट इज द नेम ऑफ द आयोडीन कॉन्टेनिंग हार्मोन व्हिच कॉजेज गॉटर, व्हिच डिफिशियंसी कॉजेज गॉटर, ये होगा थायरॉक्सिन। ये भी डायरेक्ट बुक में से आया है, इसको भी मैंने थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में ही पुट किया है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी अनकॉमन टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स मैक्सिमम का ही जाने का चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या था, RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl इन H3O पॉजिटिव, मतलब एसिडिक मीडियम में RCHO हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन बोल सकते हो। ठीक है, और में था कि ईटार्ड रिएक्शन क्या होता है। ईटार्ड रिएक्शन CH3, एक कॉमन एग्जांपल मैं दे देता हूँ, C6H5 मतलब बेंजीन के साथ CH3 प्लस 2CrO2 Cl2, फिर CH2 में एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। तुम लोग डायरेक्टली ये नहीं लिखने से CH2 प्लस ये लिख देना कि H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस के बाद CHO C6H5 हो जाता है, मतलब CH3 के जगह पे CHO आ जाता है। ठीक है, C6H5 मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, यहाँ पे बेंजीन मतलब C6H5 मतलब यहाँ पे बेंजीन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, टोलुइन रिएक्ट करता है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस क्या देता है, बेंजाल्डिहाइड देता है। दिस इज नथिंग बट ईटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, व्हाई इज थायोनाइल क्लोराइड प्रेफर्ड टू प्रिपेयर एसिड क्लोराइड फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन ये देखो, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड को एसिड क्लोराइड बनाने के लिए यूज़ होता है। मतलब थायोनाइल क्लोराइड जब कार्बोक्सिलिक के एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन का दिखा देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH बोल के लिख देता हूँ। थायोनाइल क्लोराइड मतलब SOCl2। ठीक है, इट विल गिव RCOCl एसिड क्लोराइड प्लस SO2 जो वॉलेटाइल है वो उड़ जाता है, प्लस HCl ये भी वॉलेटाइल है एंड उड़ जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ पे वॉलेटाइल है एंड उड़ जाता है, मतलब गैसियस प्रोडक्ट है, तो इट इज इजी टू सेपरेट। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि जो एसिड क्लोराइड बनता है उससे वो थोड़ा प्योरिटी में ज़्यादा हो एंड उसका जो बाई प्रोडक्ट्स है SO2 एंड HCl इट कैन बी इजीली रिमूव, दैट्स वाई थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट्स ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब कितना जल्दी कौन डिहाइड्रेट करता है। सो सबसे कम करता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, बिकॉज जो 3 डिग्री में जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्लास 11 के क्लासेस में ये सब मैं बोलता रहता हूँ, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ये सब मैं पढ़ाता रहता हूँ कि जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा उसका उस रिएक्शन का होने का चांसेस है। ठीक है, तो 3 डिग्री में जो कार्बोकेटायन बनता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए डिहाइड्रेशन के मामले में भी 3 डिग्री विल बी द हाईएस्ट, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, C डबल बॉन्डेड हो मतलब कीटोन। ठीक है, एक कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे कीटोन मतलब डायरेक्टली कीटोन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पे R है तो कीटोन हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर R नहीं है, H है, तो दिस इज एन एल्डिहाइड, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को एक
मिथाइलिन ग्रुप में बदला जा रहा है, CH2 मिथाइलिन ग्रुप में मतलब उसका बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट कैन बी टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टू टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन भी हो सकता है और वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी हो सकता है। अगर क्लेमेंसन है तो याद रखना यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और अगर ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, यहाँ पे रिएजेंट यूज हो रहा है NH2 मतलब हाइड्रोजन यूज हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यूज हो रहा है, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ यूज हो रहा है। प्लस ये भी लिख सकते हो इन ए सॉल्वेंट, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी लिख सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस सॉल्वेंट इज यूज्ड। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्वेंट। ठीक है, व्हाट इज राउल्स लॉ, गिवन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ के बारे में मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये वाला रिपीट हो सकता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का तुम लोग बहुत सारा कुछ बोल सकते हो, जैसे कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन दे दो, या फिर तुम इथानॉल एंड एसीटोन भी बोल सकते हो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। राउल्स लॉ के बारे में मैंने बोला था, ग्राफ्स वगैरह देख के जाने के लिए मैंने बोला था ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज पैरा नाइट्रोफिनॉल पोजेस हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, पी नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग होता है। एंड और क्या दिया हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन एक में इंट्रा एक में इंटर। इंटर मतलब दो अलग अलग पी नाइट्रोफिनॉल एटम्स का जुड़ना, एंड ओ नाइट्रोफिनॉल मतलब एक ही ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एटम में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना। सो एक ही जिसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो भी रहा है, यहाँ पे बॉन्ड है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, लेकिन क्या हो रहा है, एक जो नेट के तरह क्रिस क्रॉस जो एक दूसरे को खिंचाव का जो बॉन्डिंग होता है, जो इंटरमोलिकुलर में होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो रहा है, वो नहीं होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, लेकिन पी नाइट्रोफिनॉल में होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए पी नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल। ठीक है, बेंजीन टू फिनॉल मतलब बेंजीन टू फिनॉल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, ओलियम के साथ। ठीक है, फिर उसको फ्यूज करना पड़ेगा मोल्टेन NaOH के साथ, NaOH मोल्टेन। ठीक है, फिर वो क्या देगा, सोडियम फेनोक्साइड देगा, सोडियम फेनोक्साइड, विच अपॉन एसिडिफिकेशन मतलब H पॉजिटिव जोड़ने से वो बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, सोडियम फेनोक्साइड, तुम लोग डायरेक्टली ये स्टेप जंप करके ओलियम NaOH इसको स्टेप नंबर 1, इसको डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 देने से डायरेक्ट तुम लोग ये वाला लिख सकते हो, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी दे सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, स्टेट द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड विद डायलेशन। देखो कंडक्टिविटी में क्या होता है, कंडक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, दो चीज़ पूछा है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी में क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, सिंपल सा बात है, कंडक्टिविटी विल गो डाउन इफ डाइल्यूशन गो अप। ठीक है, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतना कंडक्टिविटी कम होता जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब करंट इजीली कैरी नहीं होता। लेकिन अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करूं, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, जितना डाइल्यूशन होगा उतना ही उसका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो ये है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई Cu पॉजिटिव कंपाउंड्स आर कलरलेस बट Cu डबल पॉजिटिव कंपाउंड्स आर कलर्ड। इसके बारे में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ यही बोला था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, कोई भी मतलब आसपास का भी कंपाउंड्स नहीं था, डायरेक्ट कॉपर के बारे में ही बोला था, कॉपर के बारे में ही आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ये भी मैंने डायरेक्ट बोला था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है, मतलब टाइम इनवर्स होता है। हाउ डू यू प्रिपेयर? हाँ, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, इथाइल फ्लोराइड है, इथाइल ब्रोमाइड से मुझे इथाइल फ्लोराइड देना है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, जो इथाइल ब्रोमाइड है मतलब C2H5Br है, उसके साथ मुझे AgF देना है। AgF देने के बाद हीट देना है, तो C2H5F बन जाएगा, फ्लोराइड बन जाएगा, प्लस AgBr बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स यूजिंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स एंड और वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेसिस से ही है, मतलब ये थोड़ा सा एक्सेप्शन जैसा है, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल मतलब इसमें सिर्फ OH रहता है ना, ROH रहता है ना, उसमें सिर्फ डायरेक्टली HCl देना है एंड उसके साथ ZnCl2 देना है, लूकस रिएजेंट देना है, तो फिर जाके RCl बन जाता है, H2O बन जाता है। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल में ZnCl2 भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट तुम HCl डालने से भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आंसर में लिखना है तो तुम सभी लिख देना, ऐसा करके ही 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के बारे में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मेजर प्रोडक्ट्स दिया हो, मेजर प्रोडक्ट्स हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या है, पी हाइड्रोक्सी बेंजल अल्कोहल है, पी हाइड्रोक्सी बेंजल अल्कोहल है, HCl है, हीट है, सो ये वाला कुछ ऐसा आ जाएगा, HCl है ना, तो OH की जगह पे Cl सब्सटीट्यूट होके आ जाएगा, OH की जगह पे Cl सब्सटीट्यूट होके आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा बनेगा, CH2OH की जगह पे CH2Cl बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा एंड यहाँ पे OH ही रहेगा एंड इट विल बी द बेंजीन रिंग, ठीक है, इट विल बी द बेंजीन रिंग। यहाँ पे CH3HI है, मतलब यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है, मार्कोनिकोव एडिशन बन के भी क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, जहाँ पे CH3 है, जहाँ पे CH3 है वहाँ पे ही I बैठेगा एंड दूसरी जगह पे H बैठेगा, ठीक है, दूसरी जगह पे H बैठेगा, ये वाला जो मिडिल वाला जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो खुल जाएगा। नेक्स्ट ये जो है, ये तो चलो फिटिक रिएक्शन के बारे में है, Na ईथर है तो फिटिक रिएक्शन हो गया, ये कुछ क्या बनाएगा, डाइफिनल बनाएगा, डाइफिनल या बाइफिनल जो भी बोलो, ये बनाएगा, ठीक है। इजी था, इजी क्वेश्चन ही आया है, कहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट्स के में इजी क्वेश्चन से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इसके बारे में मैंने बोला था, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कैसे होता है, ठीक है। सबसे कम होता है एरोमेटिक वाला, फिर 2 डिग्री, ठीक है, फिर मतलब 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, 1 डिग्री, फिर एरोमेटिक सबसे कम, ऐसा होता है। सी से ये आएगा सबसे कम, ये आएगा सबसे कम, फिर उसके बाद आएगा NH3, फिर आएगा C2H5 NH2, ये वाला आएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा, मतलब 2 डिग्री सबसे लास्ट में आ जाएगा। 2 नंबर का ऑर्डर का क्या हो जाएगा, 2 नंबर ये वाला सबसे पहले आएगा, फिर ये, फिर फिनॉल, फिर लास्ट में क्रेसोल, ठीक है, लास्ट में आ जाएगा ऑर्थोक्रेसोल आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के बारे में पूछा है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये सबसे कम हो जाएगा, CH3COOH सबसे कम होगा, फिर उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड HCOOH, फिर उसके बाद आ जाएगा CH2ClCOOH, फिर लास्ट में आ जाएगा Cl2CHCOOH। ये होगा तुम लोगों का ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, ये वाला मैंने बोला था, जो सेकेंड वीडियो था, मतलब इंपॉर्टेंट डिराइवेशन वाला वीडियो था, उसको अगर बच्चों ने देखा होगा, लास्ट में मैंने बोला था कि कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी बाकी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बोला था कि ऑल टेस्ट पर क्या हो, ऑल टेस्ट पर लेना, मैंने एक वीडियो का लिंक भी दे दिया था, जो मेरा ही वीडियो था, जो मैंने ही बनाया हुआ वीडियो था, उसका लिंक भी दे दिया था, तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के बारे में ऑलरेडी था। फिर डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA, ये भी मैंने सजेस्ट किया था, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से ही आया है। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर, ये भी सिंपल सा, देखो यहाँ पे मैंने आयोपेक नोमेनक्लेचर के बारे में पूछा था, यहाँ पे उल्टा वाला आ गया था, ठीक है, तो एक ही बात है, अगर तुम लोग आयोपेक नोमेनक्लेचर पता है तो तुम लोग स्ट्रक्चर भी लिख पाओगे। यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में भी आया था, इसके बारे में भी मैंने पूरा डिस्कस किया था, इसका जो वीडियो का लिंक था वो भी मैंने दे दिया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में वाले वीडियो में।
तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये सब तो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स तो ये वाला कैरी करके आए ही हो। नेक्स्ट, नेम 2 एसेंशियल एंड 2 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हाँ, ये वाला थोड़ा-सा मतलब बुक से ही दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा-सा घुमा के दिया हुआ है ना, घुमा के डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, लेकिन एनसीईआरटी में है, डायरेक्टली तुम लोगों को कोई-कोई पढ़ के गया है, कोई-कोई नहीं पढ़ के गया है। एसेंशियल के बारे में अगर मैं बात करूँ, एसेंशियल मतलब जो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, उसका होगा वेलाइन एंड ल्यूसाइन दे सकते हो। बहुत सारा है, 20 है, उनमें से 2 दे दिया। नॉन एसेंशियल के बारे में तुम लोग ग्लाइसिन, एलानिन बोल सकते हो। ग्लाइसिन एंड एलानिन, दिस इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, एलानिन। नॉन एसेंशियल के बारे में मैं बोल रहा हूँ। पेप्टाइड लिंकेज के बारे में भी मैंने बोला था लास्ट में कि पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देख के जाना, पेप्टाइड लिंकेज आ गया, ठीक है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में भी मैंने बोला था, ये भी चलो आ गया। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आया था, ठीक है। एंजाइम क्या हो जाएगा? एंजाइम इज अ प्रोटीन, ठीक है। विटामिन ए क्योर्स, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर विटामिन ए कम हो जाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है तुम लोगों का। एंड सेराइन इज एन अमीनो एसिड। दिस वाज अ वेरी इजी मैच द फॉलोइंग है। हाफ मार्क्स से कैरी कर रहा था शायद, लेकिन इजी ही था, ठीक है। फिर स्टेट द लॉ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके बारे में मैंने बोला था कि इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है एंड ये पढ़ के भी जाना, तो यहाँ से डायरेक्टली तुम लोगों को क्वेश्चन आ गया। न्यूमेरिकल भी नहीं आया, मतलब न्यूमेरिकल आया है नेक्स्ट पार्ट में, न्यूमेरिकल भी है। सो मतलब दोनों ही आया है, इंक्लूडिंग दिस एंड मतलब जो थ्योरी वाला पोर्शन है एंड द न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, मतलब गिवन मास दिया हुआ है कितना, 18 ग्राम, ठीक है। गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब गिवन, ये W2 दे देता हूँ। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। 1 kg किसका? वाटर का। तो फिर मुझे क्या चाहिए? मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो यहाँ से तुम लोग डायरेक्टली मोलर मास बाई गिवन मास बाई मोलर मास से तुम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स होगा 18/180, मतलब 1/10, मतलब 0.1 मोल तुम लोग पकड़ सकते हो। अभी हम लोगों को क्या पता है? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम, ठीक है। KB इंटू एम। अभी KB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.52 दिया हुआ है। एम का वैल्यू कितना आया मुझे? 0.1, सो इट बिकम 0.052 केल्विन, ठीक है। अभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373, ठीक है। 373 पॉइंट समथिंग, मतलब 273 0 डिग्री, 100 डिग्री में हो रहा है, तो 373.15 भी लिख सकते हो, लेकिन 373 पकड़ लेता है। 373 केल्विन नॉर्मल वाटर का है एंड थोड़ा सा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 0.052 केल्विन बढ़ गया है। सो टोटल मिला के 373.052 केल्विन ये बढ़ गया है। इसको ही हम लोगों को लिखना था, इतना ही हम लोगों को लिखना था। अगर तुम लोग 373.15 लिखोगे तो तुम लोगों का आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन इतना ही था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन इतना इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतना एंड 40 ग्राम ऑफ। सिंपल सा बात है, तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना था, ठीक है। मतलब पहले नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मैं अगर CHCl3 के बारे में बात करूँ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करूँ CHCl3 में, तो मोलर मास कितना है? मोलर मास इज 119.5, ये तुम लोगों को निकालना पड़ेगा ग्राम पर मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना है? गिवन मास तो तुम लोगों को दे ही दिया है, कितना दिया है? 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 मैंने लिया, तो 25.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 119.5 ग्राम, इट कम्स टू 0.213 मोल, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अगर मैं डाइक्लोरोमीथेन के बारे में बात करूँ, डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन के बारे में बात करूँ, तो मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज 85 ग्राम पर मोल, 85 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना बन गया? नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना यूज हुआ है? 40 ग्राम। 40 डिवाइडेड बाई 85, इट विल कम एट 0.47 मोल, 0.47 मोल। तो टोटल मोल्स कितना है? सपोज N1 पकड़ लो, ये N2 पकड़ लो, तो N1 प्लस N2 कितना हो गया तुम लोगों का? 0.213 प्लस 0.47 मतलब 0.683। अभी मोल फ्रैक्शन जाई ऑफ CHCl3 अगर मैं देखूँ, इट विल बी 0.213 डिवाइडेड बाई 0.683, तो कितना आ रहा है? 0.312। सिमिलरली जाई ऑफ अगर मैं CH2Cl2 देखूँ, कितना आ रहा है? 0.47 डिवाइडेड बाई 0.683, इट विल कम एट अराउंड 0.688। अभी हम लोगों को टोटल वेपर प्रेशर पता है। टोटल वेपर प्रेशर P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर का जितना हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब
P of CHCl3 into xi of CHCl3. पार्शियल प्रेशर, वेबर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है 200. सो 200 into xi of CHCl3 is 0.312. ये बन गया CHCl3 का. एंड डाइक्लोरोमीथेन के लिए कितना है पार्शियल प्रेशर 415 ग्राम इंटू xi ऑफ CH2Cl2. xi ऑफ CH2Cl is 0.688. 0.688. इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना. कुछ 347 समथिंग पॉइंट के बाद समथिंग समथिंग मिली mmHg आ जाएगा तुम लोगों का प्रेशर. ठीक है, वेपर प्रेशर आ जाएगा. दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसके लिए क्योंकि ये लेंदी था. 3 मार्क्स कैरी कर रहा है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं था. समझ आ रहा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है. 2 बार वीडियो में बोला था नर्स्ट इक्वेशन इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि मैंने बोला था कि 100% आएगा ही. एंड देखो आ भी चुका है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EMF एंड एनर्जी, ये भी मैंने बोला था, ये भी मैंने तुम लोगों को बोला था. ठीक है, ये भी सिंपल सा ही चीज़ है. फिर भी अगर मैं लिख देता हूँ, सो डेल्टा G0 विल बी इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. ठीक है, E0 सेल यहाँ से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन. हाँ, यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी ही हम लोगों को पूछा है. सिंपल सा बात है, जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखा है वही लिखना है. डेल G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. NF E0 सेल, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना चेंज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 है, तो -2 इंटू एफ का वैल्यू कितना है 96500. 96500 या 96487 भी लिख सकते हो. ठीक है, मैं कैलकुलेशन के लिए 96500 ले रहा हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए. E0 सेल कितना दिया हुआ, E0 सेल इज 1.1 पोल, तो कुछ कितना आ जाएगा -212 समथिंग समथिंग कुछ आ जाएगा. मैं एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके एक बार देख ही लेता हूँ. सो इट विल बी 2 इंटू 96500 इंटू 1.1, 212 300 आ रहा है. -212 300 आ रहा है. किस में आएगा, यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हाउ विल यू प्रिपेयर K2Cr2O7. हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है. ये वाला क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है. देखो Na2Cr2O7 के साथ हम लोगों को 2KCl रिएक्ट करना पड़ेगा, तो फिर जाके बनेगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तक डाइक्रोमेट आयंस अपने आप ले सकता है. सो इट इज़ अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज. ये बुक में ही है, तुम लोग देख के लिख सकते हो. अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड DNL ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा. रुको एक सेकेंड. हाँ, COH H, फिर COH H, फिर CH, इस साइड में OH, फिर आ जाएगा HCOH, फिर आ जाएगा HC. इसके साथ तुम लोगों का रिंग स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के साथ, एंड देयर विल बी CH2OH. दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज. DNL ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में भी पूछा है. ग्लिसरल्डिहाइड डी वाला स्ट्रक्चर C डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH एंड यहाँ पे H हो जाएगा. ये D वाला स्ट्रक्चर एंड उसका उल्टा मतलब C डबल बॉन्डेड O. मान लो कि यहाँ पे एक मिरर है, तो मिरर कैसा दिखेगा, मिरर इमेज फॉर्म होगा. इट फॉर्म्स H एंड CH2OH. सो दिस इज द D स्ट्रक्चर, दिस इज द L स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये भी मैंने बोल दिया था, इंपॉर्टेंट है, कॉमन है. स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोस एंड माल्टोस. सुक्रोस में क्या होता है, सुक्रोस में एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोस होता है. डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH नहीं है. सो दिस OH इज फ्लिप्ड. जो ऊपर की तरफ OH पॉइंट कर रहा है वो इधर चला जाता है, एंड जो नीचे की तरफ OH पॉइंट कर रहा है वो इधर आता है. बाकी सब सेम ही है. एंड मेल्टोस में क्या होता है, 2 ग्लूकोज है तो 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को ही ड्रॉ करना था. ये वाला ड्राइंग थोड़ा सा मैं फिर भी बोलूँगा कि तुम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ ही था, टफ मान सकते हो, लेकिन ये भी बुक का ही क्वेश्चन है इसलिए इतना भी टफ हम लोग मान नहीं सकते. इट इज़ हायर देन मॉडरेट बट नॉट वेरी टफ. ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा है व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी. प्राइमरी बैटरी पता है कि जहाँ पे सेल रिएक्शन एक बार होता है, जैसे कि लेक्लांस शेल. ठीक है, प्राइमरी बैटरी 1 डिग्री बैटरी के बारे में अगर मैं बोलूँ, इट इज़ लेक्लांस शेल. ठीक है, एंड सेकेंडरी बैटरी में जहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं आफ्टर यूज बाय पासिंग करंट. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कर दूँ तो सेकेंडरी बैटरी कैसा होता है, लीड स्टोरेज बैटरी जो होता है.
जो लीड स्टोरेज बैटरी है। बहुत सारा कुछ बोल सकते हो, लीड स्टोरेज बैटरी, वो लिथियम आयन बैटरी, ये सब सेकेंडरी बैटरी में करता है। सेकेंडरी बैटरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है एज केमिकल एनर्जी, एंड जब ज़रूरत पड़ता है वो डिस्चार्ज करता है, फिर वो रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। तुम लोगों को पता है बहुत सारा कुछ दे सकते हो, बेंजीन प्लस टोलुइन बोल दो, बेंजीन प्लस टोलुइन इज एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जिंक कंपाउंड सा कार्लेस, मैंने इसके बारे में भी पूरा सा डिस्कस किया था, यही वाला डिस्कस किया था, ये एंड कॉपर के बारे में डिस्कस किया था, क्यों दोनों का नहीं होता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथर देन एल्कोहल। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ मोस्ट स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्यों अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में डिफरेंस आता है, एसिडिटी वाला। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने डायरेक्टली पढ़ा था, इसलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई एरोमेटिक एमाइन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमाइन्स, इसके बारे में भी बोला था मैंने, जब वहाँ पे ऑर्डर तुम लोगों को समझा रहा था, वहाँ पे मैंने कुछ रीजंस भी दिया था। ठीक है, क्यों, किस रीजंस के वजह से एलिफेटिक एमाइन्स एंड एरोमेटिक एमाइन्स की में डिफरेंस आता है, गैसियस फेस एंड सॉलिड फेस, सॉरी लिक्विड फेस में, ये सब मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में तुम लोगों को बोल रखा है। राइट, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये भी मैंने सजेस्ट किया था कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पर के लेना। प्रिपरेशन आया है बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन आया है। यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो कि एनालाइन जो है, एनिलीन जो है NH2, इसको अगर मैं नाइट्रस एसिड में ट्रीट करूँ, मतलब NaNO2 प्लस HCl, नाइट्रस एसिड डायरेक्टली नहीं, यहाँ से बनता है। सो Na2 प्लस HCl से मैं अगर ट्रीट करूँ, सो यहाँ पे N2Cl बन जाता है, N2Cl विच इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके बारे में डायरेक्टली मैंने बोला था। ठीक है, डायरेक्टली मैंने बोला था कि सैंडमेयर रिएक्शन से आ सकता है, सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में मैंने बोला था, जहाँ पे मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बारे में बोला, वहाँ पे ही लास्ट में देखना कि ये वाला भी बोला था मैंने। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वहाँ से ही आता है। मैंने बोल रहा था ना, यहाँ पे भी देखो तुम लोगों का 3 मार्क्स ऐसे ही कैरी हो, 5 मार्क्स कैरी हो गया, क्योंकि डायरेक्टली तुम लोगों का जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गया, कोई कॉन्सेप्ट का भी नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गया जो मैंने बोला है। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसके बारे में भी मैंने बोला था। हाँ, एसाइलेशन ऑफ एन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में भी मैंने बोला था। 3 स्टेप प्रोसेस होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पहले बनता है फॉर्मेशन, फिर कार्बोकेटायन नेक्स्ट बनता है, फिर इथिन बनता है। सो दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने बोला था, ये भी देखो आ गया है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो SN1 रिएक्शन, मोटा मोटा मतलब ये पूछा है कि कौन सा तुम लोगों को ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो हम लोगों को पता है कि SN1 इज फेवर्ड बाई टर्शियरी, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। CH3 3 टाइम्स Br CBr, ये वाला हो जाएगा, मतलब टर्शियरी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोगों को डिराइव करना है, फिर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब के दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन निकालना है। कैसे करना है, मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन तुम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता हूँ। वी नो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, -dr/dt इज इक्वल टू KR। तो यहाँ पे अगर मैं रीअरेंज करूँ तो -dr/k, मतलब सॉरी KR नहीं, R लेके आओ, सिर्फ R लेके आओ, यहाँ पे क्या रखो, KDT रख दो, इंटीग्रेट करो, इट विल बिकम लॉग ऑफ, मतलब लॉन ऑफ R इज इक्वल टू -KT प्लस एक कॉन्स्टेंट। अभी कॉन्स्टेंट कैसे पकड़ना है, कॉन्स्टेंट पकड़ना है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 R विल बी इज इक्वल टू R0। ठीक है, तो यहाँ पे C का वैल्यू तुम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हो कि लॉन ऑफ R0 है, क्योंकि t 0 बन जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। सो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, लॉन R0, क्योंकि तब R इज इक्वल टू R0। यहाँ पे तुम फिर से वैल्यू पुट कर दो। सो रेट का वैल्यू यहाँ पे अगर तुम लोग पुट करोगे तो लॉन ऑफ R विल बी इक्वल टू -KT ऑफ लॉन ऑफ R0। ठीक है, लॉन ऑफ R0, इसको अगर तुम लोग अरेंज करोगे तो K विल बिकम 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ R0 बाई R। ये था तुम लोगों को डिराइवेशन। एंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखना है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन में तुम लोगों को
समझा सका हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। चलो यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। 0.693 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेना, के का वैल्यू यहाँ पे है, पुट कर देना, कुछ कैलकुलेशन करके तुम लोग निकाल देना। ठीक है। हाउ डज द रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ आरएनएस? टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन स्टेट फ्रॉम आरएनएस रिएक्शन, मतलब आरएनएस इक्वेशन से हम लोगों को बोलना है क्या है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। क्यों? क्योंकि के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो रेट कांस्टेंट का भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ठीक है, यही है, इसके बारे में ही सिर्फ लिखना था। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। हाँ, ये वाला थोड़ा सा तुम लोगों का कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन दे दिया है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना था, 2.33 था, एंड आफ्टर 184 मिनट्स ये बन गया 2.0। तो पहले काम तो ये है कि टाइम को 184 मिनट से हम लोग को सेकेंड में करना है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सेकेंड में दिया हुआ है। तो 184 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स कर देना, सो इट विल कम एट 11040 सेकेंड्स। ठीक है। फिर हम लोगों को कितना चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ये कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 करना है। तो कितना आया है, 2.08 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल 2.33, सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ 0.25 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का चेंज हो रहा है। अभी हम लोगों को एवरेज रेट निकालना है। एवरेज रेट निकालने के लिए ये वाला रिएक्शन हम लोगों को देखना है। ठीक है, मतलब इक्वेशन देखना है। इक्वेशन देखने के बाद रेट क्या आएगा, एवरेज रेट। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसका, सपोज ये रिएक्टेंट का, सो इट विल बी माइनस ऑफ जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब वो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कौन सा चेंज हो रहा है, N2O5 हो रहा है, तो डेल्टा ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ टी। सो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को वैल्यू पुट करना है, माइनस हाफ इंटू N2O5 का कितना आ रहा है, माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 11040। इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, इट विल कम एट 1.13 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसा आएगा तुम लोगों का आंसर। सिर्फ तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, इतना ही था, इजी था। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा टफ है क्योंकि डिवाइड करना होगा बहुत सारा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हाउ विल यू अकाउंट फॉर द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एटम इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का देखो, एसिडिटी क्यों होता है, मतलब हाउ विल यू अकाउंट मतलब क्यों होता है, गिव रीजंस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। इसका सीधा सीधा आंसर इस माइनस आई इफेक्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप में, एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है किसका, जो बेस बनता है ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो बनता है, इसका स्टेबलाइजेशन होता है, इसीलिए ये एसिडिक होता है। स्टेट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखो, एक और नेम रिएक्शन तुम लोगों को डायरेक्टली कॉमन आ गया, जो मैंने तुम लोगों को बताया था, एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो भी बताया था, तो एल्डोल कंडेंसेशन आ गया है। हाउ यू प्रिपेयर CH3COOH यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सपोज मैं ले लेता हूँ, CH3COOH चाहिए ना, तो CH3MgBr ले लेता हूँ। इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करना था। ठीक है, ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करना था, फिर उसको मतलब हाइड्रोलाइसिस करना था, अपॉन एसिड हाइड्रोलाइसिस दे देगा क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH। नेक्स्ट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ प्लस आई ग्रुप ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि प्लस आई ग्रुप होता है वो डीस्टेबलाइज कर देता है। प्लस आई इफेक्ट क्या कर देता है, डीस्टेबलाइज कर देता है किसको, कार्बोक्सिलिक एनायन को। ठीक है, डीस्टेबलाइज कर देता है किसको, कार्बोक्सिलेट एनायन को। अगर कार्बोक्सिलेट एनायन डीस्टेबलाइज हो गया मतलब ये एसिडिटी कम होता जाएगा, सो देयरफॉर एसिडिटी विल डिक्रीज। ठीक है, सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये वाला। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा तुम लोगों का आ गया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं ये सब क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा और न्यूमेरिकल्स आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में से, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा टाइप का क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन चलो आ ही गया। अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ए कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कंपाउंड बी। ठीक है, मतलब ए को मैं अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रहा हूँ तो दे रहा है बी।
बी ऑन ट्रीटमेंट विथ HBr के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद C दे रहा है, C ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH एक्वास गिव्स D, विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसीटोन। ये दे रहा है एसीटोन, कब? ऑक्सीडेशन करने के बाद। ऑक्सीडेशन करने के बाद वो एसीटोन दे रहा है। तो हम लोग पीछे जाते हैं, मतलब डी से शुरू करते हैं। अगर एसीटोन बन रहा है डी से ऑक्सीडेशन करने के बाद, तो डी क्या बन सकता है? हम लोग लास्ट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एसीटोन मतलब देखो, एसीटोन मतलब CH3, C डबल बॉन्डेड O, CH3 ये है, ये ऑक्सीडेशन के बाद आ रहा है। ऑक्सीडेशन के बाद आ रहा है मतलब ये वाला जो होगा ये अल्कोहल होने का चांसेस है, अल्कोहल से ही कार्बोनिल कंपाउंड्स बनता है। तो डी का क्या होने का चांसेस है? एक अल्कोहल होने का चांसेस है, वो भी सेकेंडरी अल्कोहल होने का चांसेस है, क्योंकि एसीटोन फॉर्मेशन में सेकेंडरी अल्कोहल ही ज़्यादा आ रहा है। तो ये होने का चांसेस भी हो सकता है, मतलब 2 प्रोपेनॉल हो सकता है। CH3 अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन के पहले यहाँ पे OH लगा दूँ तो, और यहाँ पे CH लगा दूँ, ये CH3 हो सकता है, मतलब 2 प्रोपेनॉल हो सकता है। 2 प्रोपेनॉल KOH के साथ रिएक्ट करके 2 प्रोपेनॉल आ रहा है, मतलब C जो होगा, C ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH गिव्स दिस 2 प्रोपेनॉल ना, अगर मैं 2 प्रोपेनॉल को मान के चल रहा हूँ, तो KOH किसको देता है? KOH कब अल्कोहल बनाता है? जब उसको पास एक एल्काइल हैलाइड होता है, जो कि इस स्टेप से भी तुम कंफर्म कर सकते हो। HBr है तो ब्रोमीन आ सकता है, मतलब एल्काइल हैलाइड आ सकता है। तो एल्काइल हैलाइड अगर आ रहा है तो कहाँ पे आएगा? ये OH की जगह पे आएगा। सो ये CH3CH Br CH3 ये वाला स्ट्रक्चर था। हाँ, ये भी तुम कंफर्म कर सकते हो HBr के साथ। अभी HBr इधर में ऐड हो रहा है, मतलब B का फॉर्मूला क्या होगा? बी का फॉर्मूला होगा, ये हो सकता है। HBr हो रहा है, मतलब यहाँ पे फिर से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हो रहा है ना, मार्कोव-निकोव एडिशन, मतलब यहाँ पे Br चला जाएगा, एक H यहाँ से चला जाएगा, सो इट विल बिकम CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, ये बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्कोव-निकोव एडिशन होने के बाद ही तो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है HBr के साथ, ठीक है। मतलब प्रोपीन बन गया, ये तो प्रोपीन बन गया। अभी प्रोपीन कब बनता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कब हीट करने के लिए बनता है? जब अल्कोहल को हीट करता है। दिस इज अगेन एन अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? CH3 CH, मतलब प्रोपेनॉल ही होगा। अगेन प्रोपेनॉल ही हम लोग बोल सकते हैं। CH3 CH CH3, यहाँ पे OH होगा। सो अगेन, सो दिस एंड दिस इज सेम, A एंड D इज सेम, ठीक है। इसलिए A B एंड C को तुम लोगों को ढूंढने के लिए दिया था। A इज 2 प्रोपेनॉल, B इज प्रोपीन एंड C इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वार्नर्स थ्योरी क्या बोलता है कि मेडेलिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज दिखाता है, 2 वैलेंसीज दिखाता है, 2 वैलेंसीज दिखाता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री वैलेंसी, ये एक चीज बोलता है। एंड और एक चीज क्या बोलता है, जो सेकेंडरी वैलेंसीज होता है, 2 डिग्री वैलेंसी होता है, दिस इज ए फिक्स पोजिशन इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, डिक्टेटिंग द कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री। तो 2 डिग्री वैलेंसी जियोमेट्री हम लोगों को पता चल रहा है। इसके बारे में ही मतलब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ VA बाय VBT, ये भी मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन में से मैंने बोला था कि VBT का एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को चाहिए। CONH3 6 3 पॉजिटिव, और एक दिया था मैं CONI 4 2 पॉजिटिव वाला भी दिया था, ठीक है। और एक पूछा है कि राइट द 2 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड 3 यूजेस ऑफ इट। इंपॉर्टेंस क्यों होता है? बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज होता है, जैसे कि हेमोग्लोबिन में, विटामिन B12 में, ये सब चीज़ों में यूज होता है। फिर और 3 यूजेस जैसे बोल सकते हो कि EDTA कॉम्प्लेक्स जो होता है, EDTA कॉम्प्लेक्स, ये लीड पॉइजनिंग में हेल्प करता है, मतलब लीड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। सिसप्लैटिन बोल के एक कंपाउंड है, सिसप्लैटिन बोल के एक कंपाउंड है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी में यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी में क्यों, जो ये एक एक्स्ट्रा करके चैप्टर ही तुम लोगों का था मेटलर्जी का, जो अभी नहीं है, उससे रिलेटेड था। अगर तुम सपोज मान लो कि तुम्हारे सिलेबस में वो अगर रहा होगा तो तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ वो रिलेट करके भी तुम लोग लिख सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये तुम लोगों का मतलब चैप्टर अंडरस्टैंडिंग में किसी किसी के टीचर के नोट्स में ये रहेगा, किसी किसी टीचर के नोट्स में ये नहीं रहेगा। सो डोंट ब्लेम द टीचर फॉर इट, अगर तुम लोगों के स्कूल में या टीचर ने ये सब नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, एंड बहुत सारा मतलब मिस करने में बहुत इजी टू मिस, सिंपल सा बात है कि इजी टू मिस है। सो ये हो सकता है, कोई बात नहीं।
सो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं पा रहे, मतलब ये वाला नहीं कर पा रहे हो, तो ये वाला तो 2 कॉमन ही है। आशा करता हूँ तुम लोग ये 2 करके आ चुके हो। एंड इसी के साथ तुम लोगों का 30 आउट ऑफ 30 मतलब क्वेश्चंस का सिलसिला खत्म होता है। बिफोर एनालिसिस एंड बिफोर सम अपकमिंग अनाउंसमेंट, मतलब एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे बिफोर द अपकमिंग अनाउंसमेंट। सो एनालिसिस में हम लोगों ने अभी, जब मैं सॉल्व कर रहा था, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब मैंने एनालिसिस करके देखा कि अराउंड 40 मार्क्स तो आ ही रहे हैं। 40 मार्क्स तो आराम से बन रहे हैं। एंड जो तुम लोगों ने अगर टॉपिक पढ़ा होगा, सो अराउंड 45 टू 55 के मार्क्स के अराउंड आ रहा है। सो इट्स नॉट 60 प्लस, जैसा कि बायोलॉजी में मैं एंड फिजिक्स में तुम लोगों का 60 प्लस आ रहा था। इट्स अराउंड 45 टू 55। और अगर तुम लोग बहुत डीपली जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया था, अगर जो टॉपिक्स मैंने सजेस्ट किया था, तो अराउंड 55 टू 60, ये मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिवली मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि 45 टू 55 इज़ द टारगेट स्पेस, जहाँ पे तुम लोगों को मैक्सिमम को मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कॉमन आया है। देखो, सिंपल सा बात है, अगर तुम लोगों को सिर्फ 2 वीडियोस देख के 60 प्लस मिल जाता, सिर्फ 60 प्लस मिल जाता, सिर्फ मेरा ही वीडियो नहीं, किसी भी चैनल का, किसी भी टीचर का अगर वीडियो देख के, सिर्फ 2 या 3 वीडियो देख के 60 प्लस मिल जाता, तो जो बच्चे पूरे साल मेहनत किया उसको भी 60 प्लस मिल रहा है, और तुम लोगों को 2 वीडियोस में 60 प्लस मिल रहा है। इट इज़, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अनफेयर, बट इट इज़ लाइक काइंड ऑफ अ जोक, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 60 प्लस हर वक्त आ जाए। सिर्फ 2 वीडियोस देख के नहीं आएगा। इसीलिए मैंने वीडियो में ऐसा नहीं बोला कि ये सब क्वेश्चन ही आएगा। मैंने तुम लोगों को टॉपिक्स दिया था। टॉपिक्स पढ़ो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक से तुम लोगों को 60% मिल सकता है। एंड बाकी सारे टीचर्स भी अगर तुम लोगों को दे रहा है कॉमन बोल के, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोल के, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बोल के, इट्स अबाउट द टॉपिक्स दैट विल कैरी ओवर द 60 मार्क्स। नॉट कि डायरेक्ट ये सिर्फ पढ़ के आ जाओ तो मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पढ़ के आ जाओ वो से वहाँ से 60 मार्क्स आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में से तुम लोग 40 एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ फेयर एनफ। 40 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल का अगर मैं 30 मार्क्स मिला लूँ, 70 मार्क्स, इट इज़ वेरी गुड। 30 भी नहीं मिल रहा है तुम लोगों को प्रैक्टिकल में, 25 भी मिल रहा है। सो फॉर 65 आउट ऑफ 65 70 आउट ऑफ 100, इट्स अ वेरी गुड मार्क्स फॉर ए क्लास 12 साइंस का स्टूडेंट। ठीक है, यू आर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। बट अगर लेटर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम लोगों को टॉपिक्स पढ़ना होगा। इवन दो तुम लोगों ने सारा साल नहीं पढ़ा, अगर मान भी लेता हूँ कि सारा साल नहीं पढ़ा, अभी तुम लोगों को 60 प्लस चाहिए, फिर भी तुम लोगों को टॉपिक्स को लेकर पढ़ना है। नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग कि जो 10 क्वेश्चंस दिया है ये 10 क्वेश्चन ही आएगा। क्योंकि मान भी लो अगर वो 10 क्वेश्चंस भी आ गए तो तुम लोग कितना ही स्कोर कर लेते, 40 ही स्कोर कर सकते, 40-45 ही स्कोर कर सकते थे वो 10 क्वेश्चन से और 2-3 न्यूमेरिकल से। तो वही आ रहा है। देखो, मिला जुला के तुम लोगों का 40-45 क्वेश्चन मार्क्स ही आ रहा है, जो तुम लोगों का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था। 60 प्लस स्कोर करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि लेटर मार्क्स मिलेगा क्या, 60%, 60 प्लस आएगा क्या, 90% गारंटी होगा क्या। 90% गारंटी जो जो टाइटल दिया हुआ है, दैट इज़ नॉट क्लिक बेट, दैट इज़ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो 90% कैसे आए। तुम लोग टॉपिक्स पढ़ो एंड टॉपिक्स में से तुम लोगों को 60 प्लस आए, एंड प्लस द 30 मार्क्स ऑफ योर प्रैक्टिकल, सो 90% तुम लोगों का आ रहा है। समझ आया ना, यहाँ से आ रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि सर मैं ये पढ़ के जा रहा हूँ, ब्लाइंडली ये सब रट्टा मार के जा रहा हूँ, मुझे 60 प्लस चाहिए, ऐसा डायरेक्टली नहीं पॉसिबल है। किसी टीचर का भी नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर कोई भी टीचर डायरेक्टली बोल रहा है कि ये आ रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि कौन सा टीचर एग्ज़ाम सेट करेगा, मतलब पेपर सेट करेगा, और कौन सा उसका उस दिन वाला माइंड कैसा रहेगा कि कौन सा टॉपिक से वो आ रहा है। क्योंकि मॉडल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा आ सकता है। सो इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते हैं। समझ में आ चुका होगा तुम लोगों को अभी। अभी छोड़ो ये सब बातें, अभी तो एनालिसिस भी ख़त्म हो गया और तुम लोगों का एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे कि अपकमिंग डेज़ में क्या होने वाला है। सो अपकमिंग डेज़ में तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा, क्योंकि 12th का सिलसिला अभी तुम्हारा और मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में अभी हम लोगों के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो आने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मतलब जो हम लोगों का मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड बीएससी के लिए सीयूईटी आ रहा है, नीट आ रहा है, जेईई आ रहा है, मतलब जेईई का सेकंड सेशन आ रहा है, जून सेशन आ रहा है। सो बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम लोग ये सब भी कवर करेंगे। एंड क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही लाइफ है? क्या इसके अलावा भी हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता 12th के बाद? आफ्टर 12th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को छोड़ के भी कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? मेडिकल, नॉन मेडिकल को छोड़ के भी कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ ऑल्टरनेट पाथवेज़ है क्या? कुछ जॉब्स वगैरह के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं क्या?
इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा ये डेडिकेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे कि 12th के बाद तुम लोग कौन सा पाथवेज चूज कर सकते हो, ठीक है। सो इट विल बी द नेक्स्ट वीडियो। एंड उसके अलावा हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो जो वीडियोस छोड़ेंगे उसके बारे में भी हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जो नेक्स्ट पाथवेज का वीडियोस होगा उसके उसके ही लास्ट में हम लोग थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर देंगे। और एक चीज़ तुम लोग फॉलो कर लेना, मतलब एक चीज़ तुम लोग कर लेना, हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको फॉलो कर देना। इट इज़ @क्लास विस्टा ऑन IG। क्लास विस्टा ऑन IG कहाँ पे इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर देना। जो जो टेलीग्राम चैनल्स है वो तो तुम लोग ज्वाइन कर ही चुके हो, वहाँ पे भी तुम लोगों को मिल ही जाएगा। कुछ अगर आ रहा है, कुछ नया मटेरियल्स आ रहा है या फिर कुछ मेरे मतलब जो मुझे लगता है कि तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो वहाँ पे मिल ही जाएगा टेलीग्राम में। लेकिन इंस्टाग्राम में क्यों डाल देना, क्योंकि इंस्टाग्राम से हम लोग एक पोल कुछ ही दिनों में करेंगे, एक गूगल डॉक भी शायद बना सकते हैं। वहाँ पे मैं तुम लोगों से पूछ लूँगा कि कौन सा टाइप का वीडियोस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं CE का वीडियोस, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं CVT का वीडियोस, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं नीट का वीडियोस। तो कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को लेके ज़्यादा बच्चे डिमांड करेंगे वही होगा। तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना ताकि हम लोगों को भी पता चल जाए। वहाँ पे मैं एक पोल डाल दूंगा ताकि तुम लोग वहाँ पे फॉलो करके मुझे बता सको कि कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तुम लोग फॉलो करोगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉलो नहीं करोगे तो कुछ और जो ऑल्टरनेट पाथवे अगर फॉलो करना चाहते हो तो उसके बारे में भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो ही आ जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो एनालिसिस कर चुका हूँ, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था उसमें से हम लोगों का 45 to 55 मार्क्स तो आ ही रहा है। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोगों का सबका ही एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया हो और तुम लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। एंड जो लैंग्वेजेस पेपर था उसको लेके तुम लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है। रिजल्ट्स के दिन में भी हम लोग मिलेंगे, रिजल्ट्स के दिन में भी हम लोगों को तुम लोगों को बोलना ही है कि कितना अच्छा तुम लोगों का मार्क्स आया है, ठीक है। सो बिफोर रिजल्ट्स का दिन हम लोग अभी थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोगों का फाउंडेशन बना लेते हैं नेक्स्ट अपकमिंग डेज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर कुछ ऑल्टरनेट पाथवेज के लिए, जिसके लिए तुम लोगों को हम लोगों के चैनल में सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि तुम लोगों को सबसे पहले पता चल जाए कि कब नया वीडियो आ रहा है, कब तुम लोग ये वाला वीडियो देख पाओगे। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा वीडियोस आ रहा है, बहुत सारा कुछ प्लान में है। सो प्लीज़ बने रहना हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को प्यार देने के लिए इतना सारा लास्ट कुछ वीडियोस में। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा 12th के बाद की लाइफ की कहानी। अभी के लिए मैं लेता हूँ तुम लोगों से विदा। थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा चिल करो। बाय बाय।